वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ रब्ता कट चुका था, लेकिन अब दोबारा इंशाल्लाह ये हमारा रब्ता रहेगा। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैंने काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आज के बाद मुसलसल वीडियो बनाएंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। आज गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन के हवाले से, और बिलखुसूसन अगर हम दिसंबर की बात कर ले तो नून लीग के लिए बहुत भारी बरखम वाला महीना है, लेकिन नून लीग के ऊपर ये महीना बहुत ज़्यादा भारी रहेगा। कुछ अर्से पहले आपने देखा होगा कि हर जगह आपको सुनाई दे रही होगी कि इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं है। बिलखुसूसन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हर जगह पे ये आवाज़ें कर रहे थे कि मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं है, बाजौड़ में इनके ऊपर धमाका हुआ है, उस जगह पे धमाका हुआ है, इलेक्शन को मुलतवी करना चाहिए। लेकिन आपके इल्म में भी है, माजरत के साथ, मैं बहुत ज़्यादा माजरत के साथ कहता हूँ कि उनको हमेशा के लिए जो है ना अपने मकासद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है ना जब वक्त आता है तो उनको बाहर फेंक देते हैं, और फिर जब दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से, यानी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि मुसलसल इलेक्शन के हवाले से लोग तकरार कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे और ज़रूर होंगे। तो आखिर ये क्या माजरा हुआ है कि एकदम जो है ना सारी चीज़ें तब्दील हो गई है और अब जो है ना सब लोग इलेक्शन की बात करते हैं। और बिलखुसूसन नून लीग के हवाले से अगर हम बात कर ले कि नून लीग तो चाहती थी कि इलेक्शन को डिले किया जाए, क्योंकि जो सर्वे आ रहे थे उनके हवाले से उनका ये इरादा नहीं था कि वो इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा पहले से था कि कौन जीत रहे और कौन हार रहे। लेकिन वो भी आज जो है ना इसी बात पे मुत्तफिक है कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। इसी के हवाले से आपको आगे बताएंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। इसी के साथ साथ अगर हम इलेक्शन कमीशन के सरबराह राजा सुल्तान साहब को भी देख ले तो वो भी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं। इसी के हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो क्यों इतने ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं। पीटीआई के हवाले से या पीटीआई के खिलाफ जो प्लान तैयार किया गया था, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो जेल के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि वो नेल्सन मंडेला आपको याद आएंगे कि इमरान खान साहब किस तरीके से प्लान बना रहे, किस तरीके से स्ट्रेटजीज बना रहे और किस तरीके से उनके जो स्ट्रेटजीज है वो आगे कामयाब हो रही है। तो इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। 24 घंटों के अंदर अंदर आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि इमरान खान साहब को इतनी ज़्यादा तक़वियत मिली है कि वो आगे उसमें और भी एनर्जी आ चुकी है और वो आगे लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो मैदान में जाने के लिए बिल्कुल हर हाल में तैयार है। फिर इसी के साथ आपके साथ गुफ्तगू करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई का हुआ है इसमें क्या कुछ ऐसा है कि जो कुछ चीज़ हमें जो है ना दाल में काली नज़र आ रही है। उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि आखिर इसके अंदर ये कुछ क्या हुआ है। फिर आगे अगर हम आपको इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, कल इमरान खान साहब के साथ इनकी जो वकला की मुलाकात हुई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा अहम मुलाकात थी। इसमें भी इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह पैगाम पहुँचाया है अपने टीम को और अपने अवाम को। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि ये जो उन्होंने पैगाम पहुँचाया, इस पैगाम में उन्होंने क्या कुछ कहा है और ये पैगाम असल में किसके लिए था और क्यों उन्होंने ये पैगाम पहुँचाया। इस पैगाम में 3-4 फैसले भी उन्होंने किए, वो बहुत ज़्यादा अहम थे। इसमें जो सबसे पहला जो फैसला हुआ है उसमें यह कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम किसी भी हालात में मैदान नहीं छोड़ेंगे और हर हालात में हम मैदान में उतरेंगे और वहाँ पे हम खेलेंगे। इसके बाद इसके साथ जो साथ साथ दूसरा फैसला हुआ है वो ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लाहौर हाईकोर्ट में इसलिए चैलेंज किया है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं और वो ये बात जो है ना वो मानते भी है कि ये जो इलेक्शन हुआ ये बहुत दुरुस्त हुआ है, बिल्कुल सही इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई किसी किस्म के इबहम नहीं है, ना इसमें सारे जो कानूनी तकाजे थे वो तकरीबन सारे तकाजे पूरे कर चुके हैं ये लोग। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस जो इलेक्शन है इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने ये लाहौर हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर भी इसी के ऊपर ले रहे हैं। अगर वहाँ पे इनको स्टे ऑर्डर ग्रांट हो जाता है तो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। फिर इसी के साथ पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई का जो निशान है जो बैलेट पेपर के ऊपर जो है पीटीआई के बैट का जो निशान है ये नहीं होगा। तो इसी के हवाले से भी इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया कि और बिलखुसूसन अपने टीम को उन्होंने यकीन भी दिलाया कि बैलेट पेपर के ऊपर पीटीआई का निशान भी होगा और वो पीटीआई जो ना हर हाल में इलेक्शन भी लड़ेगी।
اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے عوام کو بھی ایک پیغام پہنچایا اور گوہر صاحب کو بھی بتایا کہ آپ باہر جا کے میرے عوام کو بتا دیں کہ 8 فروری کو آپ نے ہر حال میں نکلنے اور آپ نے بلے کے نشان کے اوپر آپ نے جو ہے نا ٹھپا لگانا ہے، یعنی وہاں پہ اپنے سٹیمپ لگانی ہے اور پی ٹی آئی کو دوبارہ آپ نے لانا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کو 2 چیزیں بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اب کس کی حکومت آنے والی ہے۔ یہاں پہ جو جیتتا ہے عموماً اسی کی حکومت ملک کے اوپر آ جاتی ہے۔ کے پی میں اگر دیکھا جائے تو جلسے ہو رہے، کنونشن ہو رہے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر ابھی چل رہی ہے، ابھی جو ہے نا اتنے زیادہ مسائل نہیں ہے۔ کچھ کہیں پہ جو ہے نا وہ پولیس جو ہے نا آگے پیچھے کر رہی ہے، پولیس کسی کو پکڑ رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر بھی وہاں پہ جلسے اور کنونشن کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت اس کی وجوہات بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کے پی میں آخر جو ہے نا الیکشن کی تیاری کے لیے جو کنونشن ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ کے پی کی اگر بات کی جائے تو توہین عدالت کے فیصلے جو ہے نا وہ جج سن رہے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں سن رہے، اور اس میں بالخصوصاً جو چیف سیکرٹری ہے یا نگران حکومت کے خلاف یا صوبائی انتظامیہ کے خلاف جو جتنے بھی الزامات ہیں وہ سب جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں معذرت کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں سنی جا رہی ہے، اور اس کو سن رہے کہ آخر ان کو جو پی ٹی آئی اس کو اجازت کیوں نہیں دے رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ ساری چیزیں پشاور ہائی کورٹ میں ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ سب کو لیول پلینگ دینی چاہیے، یعنی سب کو برابر دیکھنا چاہیے اور سب کو برابر اجازت دے دینی چاہیے کہ سب جو ہے نا وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور کمپین بھی الیکشن کی کریں۔ جج صاحبان نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں یا ان کے کنونشن میں دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، 3 MPO بدامنی اور دیگر بہت سی چیزوں کے حوالے سے ان کے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن باقی جو پارٹیز ہیں ان کے جلسوں میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ آخر کیوں باقیوں کی جلسے میں نہیں ہو رہا۔ پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب نے ابھی تک بالکل کسی بھی کنونشن کے لیے اجازت پی ٹی آئی کو نہیں دی ہے، بلکہ البتہ باقی جتنے بھی پارٹیاں ان کو اجازت دے رہے اور باقی پارٹیاں جو ہے نا اپنے آرام سے جو ہے نا جلسے بھی کر رہی ہے، ساتھ ساتھ کنونشن بھی کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو خواتین و حضرات 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جو گرفتار کر لیے گئے تھے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہے۔ اس میں اگر ہم سر فہرست دیکھ لیں، صنم جاوید صاحبہ کی بھی ضمانت ہو گئی ہے اور خدیجہ شاہ صاحبہ کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن اب بھی یہ نظر بند ہے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو خدیجہ شاہ صاحبہ کا جو شوہر ہے انہوں نے نظر بندی کے خلاف جو ہے نا نظر بندی چیلنج کی ہے، اور انہوں نے 3 MPO کے حوالے سے جو بیان حلف ہے وہ بھی جمع کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور وہ انتخابی مہم بھی چلائیں گے۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑے گی۔ یہ بہت کانٹے کا جو ہے نا وہ یہ حلقہ ہوگا، یہاں پہ بہت کانٹے کا جو مقابلہ ہوگا، تو یہ بھی واضح طور پہ ان کے جو ہے نا امکانات روشن ہو چکے کہ وہ نظر بندی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اسی کے بعد اگر ہم توشخانہ کی بات کریں، عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اگر وہاں سے اس پہ سٹے آرڈر آ جاتے تو عمران خان صاحب کا راستہ کھل جائے گا اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جنرل الیکشن بھی لڑ سکیں گے۔ تو یہ بھی دیکھتے کہ وہ اس کے اہل ہو جاتے ہیں یا نہیں، تو یہ بھی وہاں پہ جو ہے نا چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے علم میں بھی ہے کہ عامر فاروق صاحب ہے جو چیف جسٹس ہیں، وہ جتنے بھی اپلیکیشن ان کے پاس آتے ہیں وہ خود سنتے ہیں، بالخصوصاً پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر دیتے ہیں اور کئی مہینوں تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ آخر اس فیصلے کا کیا کچھ ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جو توشخانہ کا کیس ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے ان کو توقع بھی ہے کہ وہاں سے ان کو سٹے آرڈر مل جائے گا، اور یہ جو ہے نا وہاں پہ چیلنج کس نے کیا، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے چیلنج کیا ہے۔ تو اب جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہاں پہ میدان سجے گا کہ آخر جو ہے نا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ الیکشن کے اوپر بات کریں گے کہ الیکشن اب اتنے تیزی کے ساتھ سب لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن ہونا چاہیے، آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے وہ کہتے تھے کہ الیکشن کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ملک کے معاشی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، سیکیورٹی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، لیکن اب سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ملک کی اکانومی کی ہم بات کر لیں، کچھ نہ کچھ سٹیبل ہو چکی ہے، کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ دنوں سے پہلے اگر ہم بات کر لیں یا آج کمپیئر کر لیں
2 3 4 5 महीने पहले से, तो अभी जो डॉलर भी स्टेबल है। स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है और काफ़ी आगे जो है वो बढ़ भी रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये सब कुछ छोड़ गए थे उसी तक भी नहीं पहुंचे, क्योंकि उस वक्त जो था डॉलर 180 से 195 के आसपास था, लेकिन अब हम देख रहे तो 295 या 274 के आसपास है, यानी 100 रुपये इसी से अभी तकरीबन ऊपर है। स्टेट बैंक ने भी कुछ आदाद और शुमार जो है ना उन्होंने भी जारी किए हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 1 दिसंबर मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर जो है ना वो 28 करोड़ डॉलर कम होकर 12 अरब डॉलर रह चुके हैं। 12 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गए हैं, लेकिन ये भी इमरान खान साहब इससे कई गुना ज़्यादा छोड़ चुके थे। लेकिन अब इसके साथ साथ अगर 1 दिसंबर के हवाले से जो स्टेट बैंक का जो आदाद शुमार उन्होंने शाया किया था, इसी के हवाले से स्टेट बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक 1 दिसंबर तक स्टेट बैंक के ज़खायर 23.6 करोड़ डॉलर से कम होकर 7.2 अरब डॉलर रह गए हैं। इसी के साथ साथ कमर्शियल बैंकों के ज़खायर जो है ना वो 4.89 करोड़ डॉलर कम होकर 5.08 डॉलर रह गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम IMF को देख ले तो IMF ने भी पैसे बंद कर दिए, क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वादे किए गए थे कि जो है ना इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे और जनरल इलेक्शन होंगे, तो उसी की जो प्रेशर की वजह से जो है ना अब भी वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम इंटरनेशनली या पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है या पाकिस्तान के जितने भी दोस्त है ममालिक है, जिसको हम ज़ाहिरन दोस्त ममालिक है या हकीकतन दोस्त ममालिक है, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि वो जितना जल्दी हो सके वो इलेक्शन कर ले। अगर वो जनरल इलेक्शन में नहीं जाते तो उनके साथ किसी भी किस्म की मदद नहीं की जाएगी, ना उनके साथ किसी किस्म की गुफ्तगू की जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाए और वो इलेक्शन कराए। IMF भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो जो है ना उनको पैसे दे दे, क्योंकि वो भी कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन का स्केड्यूल दे के या शेड्यूल दे के इलेक्शन कराया जाए। इसी के साथ साथ हाल में एक दबाव इसके साथ एक और भी है कि वो जो चाहते थे कि बैलेट पेपर से PTI का जो निशान यानी बलिया का निशान ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी इंटरनेशनल इनके ऊपर प्रेशर है कि सबको चांस मिलना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। लेकिन एक इंडिविजुअल को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी को आप जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। तो ये चीज़ें भी जो है ना अब बहुत ज़्यादा जो है ना सामने आ चुकी है कि किस तरीके से ये सब कुछ होगा। इसी के साथ साथ अगर हम आपको बता दें, साबिक डिप्टी स्पीकर ने असेंबली पंजाब के वासिक क़यूम साहब को रात को उठाया गया था, सुबह तक उन्होंने बयान भी दिया था और फिर जो है ना उसी के साथ साथ उन्होंने PTI को भी छोड़ दिया था और इसी के साथ साथ उनके जितने भी केसेस थे वो भी एक ही रात के अंदर सारे ख़त्म हो गए थे। इसके साथ जो अहम डेवलपमेंट है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा दबंग और बहुत ज़्यादा जो एक्टिव वज़ीर थी नून लीग की हुकूमत में, उनके साथ जो कुछ मौजूदा यानी निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने किया, बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने साबिका वज़ीर इत्तलात को व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिया। जो सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से उनके पास खबरें जाती थी, वहाँ से वो आगे जाती उम्रा तक पहुँचाती थी, वहाँ से उनका नाम ख़त्म कर दिया था। तो ये सारे सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ मुसलसल कांटेक्ट में रहें, आपको आगाह करते रहें, आपको बताता जाए कि आगे इलेक्शन 8 फरवरी तक हो रहे हैं, उसमें क्या कुछ हो रहा है मुल्क के। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आपके सामने रखूँगा, आप लोगों के साथ कनेक्शन में रहेंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय भी ज़रूर दिया करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।